सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ एक खोजी पत्रकार की सत्ता से बगावत देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। क्या यह सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूं इसी इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? नमस्कार, मैं अनु गुप्ता, आप देख रहे हैं दृष्टांत न्यूज। क्या पुण्य है, क्या पाप है? जब इंसान सार्वजनिक जीवन में आता है, अपने सुविधा के हिसाब से, अपने पसंद के हिसाब से अपना रास्ता चुनता है। जिनको डॉक्टर बनना होता है वो डॉक्टर की पेशे की तरफ जाते हैं, जिनको इंजीनियर बनना होता है वो इंजीनियर बनते हैं, जिनको आईएएस बनना होता है वो आईएएस बनते हैं, जिनको आईपीएस बनना होता है वो आईपीएस बनते हैं, जिनको व्यापार करना होता है वो व्यापार करते हैं। लेकिन इलाहाबाद में एक लड़का जिसकी उम्र मात्र 17 साल थी, उसके पिता फिरोज अपने बच्चों की और अपने घर की परवरिश करने के लिए तांगा चलाते थे। चकिया से रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन से चकिया, फिरोज कड़ी मेहनत करते थे और कड़ी मेहनत करके वो अपने बच्चों का, अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। लेकिन फिरोज ने कभी गलत रास्ता नहीं चुना और ना ही अपने बच्चों को इस तरीके के रास्ते पे जाने के लिए उन्होंने कभी सोचा होगा। वही फिरोज का लड़का अतीक अहमद, जिसका पढ़ने में मन नहीं लगता था, हाई स्कूल में फेल हो गया, लेकिन वो लड़का कम समय में अमीर बनना चाहता था। जहां पिता कड़ी मेहनत करते थे, जहां पिता अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देने के लिए कठोर परिश्रम करते थे, वहीं उनका एक बेटा गलत रास्ते पे चला जाता है। उसे गरीबी रास नहीं आती है, गरीबी में जीवन काटना रास नहीं आता है और वो अपराध के रास्ते पर चल पड़ता है। 17 साल की उम्र पर 1979 में बात बात पे उसने एक हत्या कर दी। उसका वो कदम, जबकि वो नाबालिग था, 17 साल की उम्र थी, और 17 साल की उम्र पर वो लड़का अतीक अहमद बन जाता है। गुंडा अतीक अहमद बन जाता है और उसकी जो भूख थी, जो अमीर बनने की भूख थी, उसने आगे चलकर उत्तर प्रदेश का एक सबसे क्रूर माफिया बनने का रास्ता और सफर तय करा दिया। लेकिन यह भी पूर्ण सत्य है, बकरा की अम्मा कब तक सन्नी बांटेगी। अतीक अहमद ने अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए न जाने कितने घर की महिलाओं को विधवा बना दिया, कितने बच्चों को अनाथ बना दिया, कितने शरीफ लोगों के मकानों पे कब्जा कर लिया और न जाने कितने लोगों की जमीनों पे कब्जा कर लिया। जब भी इलाहाबाद में कोई व्यक्ति मकान खरीदता था, बड़ी गाड़ी लाता था, तो उसका टैक्स अतीक अहमद वसूला करता था। लेकिन अतीक अहमद यह भूल गया, जिस रास्ते पे वो चल रहा है, एक दिन वही शहर, वही जगह, वही तरीका उसके अंत का कारण बनेगा। आज अतीक एक अतीत बन चुका है। क्या पाप है, क्या पुण्य है, इसका रास्ता व्यक्त
स्वयं चुनता है। जब किसी भी व्यक्ति का आचरण समाज के मापदंडों के अनुकूल होता है तो निश्चित तौर पे आगे का जीवन उसका सुखमय होता है। लेकिन जब उसी व्यक्ति का आचरण समाज के मापदंडों के प्रतिकूल होता है तो निश्चित तौर पे उसका अंत जो है बहुत बुरा होता है। और ये परसों 15 तारीख को 15 अप्रैल की रात 10:37 पर इलाहाबाद की सड़कों पर देखने को मिलता है, जहां पर अतीक अपने भाई छोटे भाई अशरफ के साथ पुलिस की कस्टडी में, जहां पर दोनों के हाथों में हथकड़ियां पड़ी हुई थी और वो रूटीन चेकअप के लिए मेडिकल कॉलेज जाते हैं, उसी समय 3 सिरफिरे लड़के आते हैं जो अतीक अहमद की कनपटी पे विदेशी गन के साथ शूट आउट कर देते हैं। देखते ही देखते 44 साल का एक क्रूर इतिहास 44 सेकंड में खत्म हो जाता है और अतीक अहमद अतीत बन जाता है। निश्चित तौर पे अतीक ने जो रास्ता चुना था उस रास्ते पर उसका भाई अशरफ भी चला, अशरफ भी मारा जाता है। जिस तरीके से कल शमशान घाट में दोनों भाइयों को दफनाया जा रहा था, एक गाड़ी में अशरफ की दोनों बेटियां दिखाई दी। आप तो अपराध करके चले गए, आप तो असंख्य लोगों के घर बर्बाद कर गए, आपने कानून को सिंगट्टे पे रखा, आपकी जो क्रूरता की पराकाष्ठा की जो कहानियां हैं, निश्चित तौर पे आपके बच्चों को उनका सामना करना पड़ेगा। जिस तरीके से 3 सिरफिरे लड़कों ने जिस तरीके से अतीक और अशरफ की हत्या को अंजाम दिया है, एक नया तरीका अपनाया गया है। ये तरीका, ये तीनों लड़के पत्रकार की भूमिका में आए। इनको पता था कि जब भी पुलिस कस्टडी में रिमांड पर कहीं ले जाया जाता है, किसी जगह पे आपको पहचान कराने के लिए, हथियारों की रिकवरी के लिए, कहीं आपसे पूछताछ के लिए ले जाया जाता है, शाम को जब लॉकअप में बंद किया जाता है तो आपको लॉकअप पे बंद करने से पहले आपका एक रूटीन चेकअप होता है। ये इन 3 सिरफिरे लड़कों को इस चीज के पक्का इनपुट इनके पास थे और ये लड़के कैसे अतीक अहमद, कैसे अशरफ के बहुत निकट आ जाएं, उन्होंने पत्रकार बन के, कैमरा लेके, फेक आईडी लेके उनके निकट पहुंच गए। जैसे ही अशरफ और अतीक मीडिया से संवाद करने लगे, उसी समय एक शूटर, एक हत्यारा लवलेश तिवारी अतीक अहमद की कनपटी पे गन लगा के शूट कर देता है। सेकंडों में अतीक अहमद गिर जाते हैं। उसी समय दूसरा जो शूटर था उसने अशरफ के पीछे से सिर में गोली मारी। दोनों भाई, दोनों माफिया वहीं जमीन पे गिर जाते हैं। उसके बाद ताबड़तोड़ तीनों हत्यारों ने पूरी मैगजीन खाली कर दी और देखते ही देखते 36 राउंड गोलियां चला दी, सीने पे उतार दिए गए। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जैसा पता चला है कि अतीक अहमद के 8 गोलियां लगी थी, अशरफ के 5 गोलियां लगी थी। जो कहानी निकल के आ रही है और सबसे बड़ी बात, चौंकाने वाली बात है, अपने घटना को अंजाम देने के बाद तीनों लड़कों ने सरेंडर करके हाथ उठा दिए और सरेंडर कर दिया। पुलिस के इकबाल पे ये हत्याकांड प्रश्न उठा रहा है। एक माफिया का अंत हुआ है, एक क्रूर माफिया का अंत हुआ है। एक क्रूर माफिया और उसके भाई की हत्या हुई है, लेकिन ये दोनों लोग 4 दिन के रिमांड पे थे, पुलिस की कस्टडी में थे।
17 पुलिस वालों की कस्टडी में थे, जहां पर ये दोनों लोग अपने को सबसे महफूज समझ रहे थे। आखिर पुलिस की से कहां चूक हुई है, जहां पे तीनों ये हत्यारे अपने मंसूबों में सफल हो गए। निश्चित तौर पे पुलिस के ऊपर प्रश्न उठेगा, सरकार के ऊपर भी प्रश्न उठेगा। इलाहाबाद पुलिस कमिश्नर को जवाब देना होगा, क्योंकि अदालत के आदेशों से आपको ये दोनों माफिया कस्टडी में मिले थे। जब इनकी रिमांड खत्म हो जाएगी तब कोर्ट में आप क्या कहेंगे कि जो हम आपके आदेशों से जिन 2 अपराधी भाइयों को लेके गए थे उनकी हत्या हो चुकी है। आप कैसे सामना करेंगे, कैसे कोर्ट को जवाब देंगे? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अतीक अहमद बहुत बड़ा संत था, मैं ये नहीं कह रहा हूं अशरफ बहुत बड़ा संत था। इन्होंने भी सैकड़ों घरों के चिरागों को खत्म किया है, इन्होंने सैकड़ों बच्चों को अनाथ किया है, सैकड़ों महिलाओं के सुहाग को उजाड़ा है। लेकिन पुलिस की अवरक्षा में अगर हत्याएं होने लगेंगी तो निश्चित तौर पे पुलिस के ऊपर प्रश्न तो लगेगा, प्रश्न सवाल तो फिर पूछे जाएंगे। लंबा इतिहास रहा है अपराध का। 1995 में राजधानी लखनऊ में जो गेस्ट हाउस कांड हुआ था, जो मायावती की हत्या करने की कोशिश हुई थी, मायावती जी पर जो हमला हुआ था, उसका मुख्य अभियुक्त भी अतीक अहमद था। 1989 में इसने इलाहाबाद में इसी तरीके के आतंक का पर्याय चांद बाबा हुआ करता था, चांद बाबा की सरेआम हत्या कर देता था। उसके बाद 2002 में नसन की हत्या करता है, 4 में अशरफ की हत्या करता है, 5 में राजू पाल की हत्या करता है और 2023 में उमेश पाल की हत्या करता है। जहां से एक क्रूर माफिया का उदय हुआ था, उसी शहर में, उसी मिट्टी में अतीक अहमद उसका भाई दफन हो जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जैसे ही तत्काल सूचना मिलती है, उन्होंने इमीडिएट आपातकाल बैठक बुलाई। जितने पुलिस, जितने सिपाही अवरक्षा में शामिल थे, सभी 17 को निलंबित कर दिया गया। पूरे प्रदेश में धारा 144 लगा दी गई। अतीक अहमद अतीत बन चुका है। अब पुलिस की और सरकार की जिम्मेदारी बनती है कोई दूसरा अतीक अहमद पैदा ना हो जाए, दूसरा अतीक अहमद माफिया ना बन जाए। ये जो 3 सिरफिरे शूटर हत्यारे लड़के जो ये कह रहे हैं कि मैं बड़ा माफिया बनने की चाहत में मैंने इस घटना को अंजाम दिया है, मैं बड़ा माफिया बनना चाहता हूं, इसलिए मैंने अतीक और अशरफ की हत्या कर दी। पुलिस को जो थ्योरी दी गई है इन 3 हत्यारों ने, एज ए पत्रकार ये थ्योरी तो गले नहीं उतर रही है। 18 से 23 साल की उम्र के ये लड़के उत्तर प्रदेश के सबसे खूंखार माफिया पे 44 सेकंड में उसका 44 साल का इतिहास खत्म कर देते हैं। जिस अंदाज में गोलियां चला रहे थे, इनको नादान लड़के तो नहीं कह सकते हैं, ये प्रोफेशनल हैं। निश्चित तौर पे इनको सुपारी दी गई है, ये कॉन्टैक्ट किलर हैं, ये शार्प शूटर हैं। अब उत्तर प्रदेश की जांच एजेंसियों को इस बात की जांच करनी चाहिए कि लड़कों के पीछे कौन है, किसने आदेश दिए हैं, किसने इनको कॉन्टैक्ट दिया है। और जांच एजेंसियों को निश्चित तौर पे इस बात पे, इस एंगल में, इस कोण पे भी जांच शुरू करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की जेलों में कितने दुर्दांत अपराधी अभी बंद हैं, उन दुर्दांत अपराधियों का इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देने का क्या पैटर्न रहा है,
कौन कौन ऐसे अपराधी हैं जो इस तरीके के पूर्व में उन्होंने इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया है। निश्चित तौर पे उनसे भी तार जोड़े जाने चाहिए, क्योंकि पत्रकार बनके कैमरा लेके फेक आईडी लेके अतीक और अशरफ के निकट जाने का और फिर वहां पे इतनी बड़ी घटना को अंजाम देना, फिर सरेंडर चिल्लाना, यह सोचने के लिए बाध्य करता है। ये लड़के नादान तो नहीं हैं, ये लड़के बड़ा माफिया बनने के लिए तो नहीं आए हैं। ना 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 ना, ये थ्योरी गले नहीं उतर सकती है। जांच एजेंसियों को गहनता से जांच करनी होगी। जबकि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में लड़के हैं, इनको रिमांड पे लिया जाए तो निश्चित तौर पे इनसे इस बात के लिए पूछताछ की जाए कि आखिर तुम्हारा आका कौन है, तुम्हारे पीछे कौन है, तुमको किसने टास्क दिया, तुमको ये हथियार किसने दिए। ये वो हथियार हैं जो भारत में प्रतिबंधित हैं। तुर्की की, मेड इन तुर्की की, ये तुर्की का ये हथियार है। 9mm की पिस्टलें हैं जिनसे इस घटना को अंजाम दिया गया है। निश्चित तौर पे इन तीनों हथियारों से इस बात की गहनता से जांच होनी चाहिए। जैसे जैसे हम लोग अपने स्तर पर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, अपने सूत्रों के हवाले से इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इसके पीछे कौन वो गैंग है जिन्होंने इस लड़कों को सुपारी दिया है, ठेका दिया है, कॉन्ट्रैक्ट दिया है। मैं अनूप गुप्ता, दृष्टांत न्यूज से।